नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट जो फरवरी में होने वाला पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट, ठीक, सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं। और देखिए, ये जो प्रश्न है एकदम जैसे सीटेट पूछता है उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस का, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, ज़रूर देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, ठीक। दूसरा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका पालन करें। और तीसरा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बताइए क्या होने वाला है सही। अगर कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को चिंतन और धनात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्षम बनाना चाहता है तो उस शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्पष्ट और आश्वस्त, ठीक ना, स्पष्ट उससे व्याख्या दे ताकि शिक्षार्थी उसके साथ चर्चा कर सके, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से बताइए, तो हो जाएगा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, ऑप्शन 1 है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। बी है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ठीक। और सी है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी का मतलब तीसरा। और डी है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, ठीक ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होगा, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो कक्षा में जो होता है, शिक्षक को ये करना चाहिए कि उस दौरान, जांच के दौरान, पढ़ाते वक्त उसकी जांच पड़ताल करे, उससे प्रश्न पूछे और वाद विवाद को लिए प्रेरित करे, ठीक ना। तो देखिए, इसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ है कि दूसरा पहले हो गया, पहला दूसरे हो गया, ठीक ना। तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा है, अपनी रुचि से। चौथा है, पुरस्कार के लिए। देखिए, जो पुरस्कार है ये निगेटिव होता है, डांट क्या है, ये भी निगेटिव। दूसरों के दबाव में दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन के दबाव में आकर कि ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
अपनी रुचि से। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में जाना या देखा जाना चाहिए। ठीक ना। कह रहा है जो भारत में अधिकांश जो कक्षाएं होती है बहुभाषी होती है, तो इसे शिक्षक द्वारा के रूप में किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक। तो परेशानी, समस्या, समाधान और बाधा। तो देखिए परेशानी की बात नहीं है और इस समस्या की भी बात नहीं है और ये बाधा की बात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में शिक्षक को जानना चाहिए। ठीक। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां बच्चों में क्या सिखाती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर। बी है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। और तीसरा है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और चौथा है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ठीक ना। तो देखिए कठोरता वाला क्या है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नकारात्मक होता है, कठोर चीज़ कुछ नहीं होती है बच्चों। और देखिए कौन सा है गलत इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो देखिए इसमें क्या है, पहला बच्चों के कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। तो भाई ये बच्चा कमजोर है क्या है, उसको अब चिन्हित करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का, ये असफलता वाली बात नहीं है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो देखिए किसके सिद्धांत के अनुसार है ये, कौन बताए। तो स्किनर, पावलोव, यूंग और पियाजे। देखिए बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं, इस सिद्धांत को जीन पियाजे ने बताया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी है, बी का मतलब 2 है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और चौथा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो देखिए जो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दिया जाए कक्षा में तो वो अनुचित कार्य कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसलिए गलत हो जाएगा। और देखिए एक है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ठीक ना। ये भी नैतिक शिक्षा नहीं होगा, गलत। और दूसरा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और उनका अनुकरण करने के लिए कहना। तो ये भी नहीं होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। ठीक। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए जब पुरस्कार की बात आएगी तो क्या होगा, प्रतियोगिता जहाँ आ जाए, जहाँ पुरस्कार आ जाए वो क्या होगा, निगेटिव होता है, नकारात्मक। ये गलत हो गया पहले ही। दूसरा है
कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। और तीसरा है उस पर एक भाषण देकर। भाषण की कोई बात नहीं है, भाषण भी गलत हो जाएगा। चौथा है कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक ना। तो देखिए, तो कार्य को क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों को सहायता होगी और आसानी से वो सीख सकता है। जो भी जटिल परिस्थिति में यह समाधान सबसे आसान होता है कि छोटे छोटे भागों में कार्य दे करके। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, कोई सहायता न देकर, बच्चों की सहायता तो शिक्षक को देना ही चाहिए, मार्गदर्शक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, अच्छा है क्योंकि वह यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी है, मतलब दूसरा है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक बात। चौथा है, अच्छा है क्योंकि वे जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। आकलन की बात नहीं, ये सरल और कठिन नहीं कुछ होता है। ठीक ना। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये भी गलत बात है। ठीक। तो तीसरा है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों के व्याख्या करते और ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। ये बात सही है। जो आप जितना पढ़े हैं उतना तुरंत बता देंगे, जो जिस प्रकार पढ़े हैं उसको तुरंत स्कैन करके उसी प्रकार बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। ठीक ना। तो इसलिए इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखेंगे, ये हो गया। प्रश्न नंबर 10। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, बेहतर होता है। बी है, स्थिर रहता है। सी है, अवनत होता है। और डी है, समान होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, बताइए। कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा के लिए अवसर दिया जाएगा तो सीखने का वक्र क्या होगा, सीखने का उसको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब समूह में दिया जाएगा शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तो वह उनकी जो सीखने की क्षमता है वह बेहतर होगी। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, एड़ी से चोटी, बी से अव्यवस्थित, सी से अप्रत्याशित और चौथा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होगा, कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ठीक ना। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एड़ी से चोटित, अव्यवस्थित और अप्रत्याशित नहीं होगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन नंबर ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ठीक ना। कह रहा है कि विकास जो है जन्म के साथ प्रारंभ होगा और अंत तक चलता रहता है। ठीक।
दूसरा कह रहा है सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक। तीसरा कह रहा है विकास एक सरल एकल आयामी है। और चौथा कह रहा है विकास पृथक होता है। तो देखिए एकल आयामी और पृथक ये नहीं होगा। ठीक। और ये सामाजिक संदर्भ से नहीं, ये क्या हो जाएगा इसका? नहीं, देखिए ये सामाजिक संदर्भ से हो सकता है। कह रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। मतलब कह रहा है कि विकास जो है जन्म के साथ तो प्रारंभ होता है, ये बात तो सही है, लेकिन और समाप्त होता है। प्रारंभ होकर के क्या होता है? समाप्त हो जाता है, अंत तक चलता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी है जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यक्रिया के कारण, और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत हार्ड लेवल का है, लग रहा है कि सभी सही है, लेकिन ये जो सिर्फ वातावरण कारण नहीं होता है, सिर्फ जन्मजात नहीं होता है। ठीक ना। ये तो दोनों कट गया, बचा 2 ठो। अब 2 में से कौन सही होगा कौन गलत? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक ना। तो ये हमें लग रहा है सही हो जाएगा। ठीक ना। हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो क्रिया होती है इससे क्या होता है? विकास भिन्न होता है एक दूसरे व्यक्ति से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ये भी गलत हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 1 कम महत्वपूर्ण, बी है रोमांचकारी, सी है मुख्य और चौथा है गौड़। तो देखिए जो बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण नहीं, कम हो जाएगा तो गलत, रोमांचकारी नहीं, मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? कह रहा है कि मूर्त और संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। दूसरा कह रहा है तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने के सक्षम है। ठीक। तीसरा कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना खेल, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है निगमनात्मक विचारधारा का होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य होता है। जो मूर्त और संक्रियात्मक होता है वह दोनों करने में योग्य होता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह समझ को प्रदर्शित कर रही है कि ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक विचार, बी है अकेंद्रित चिंतन, सी है तीसरा है कार्य कारण, और चौथा है विपर्यंत चिन्हत। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक कार्य कारण है। ठीक ना। इसका जो सही जवाब तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है के बजाय। कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है किसके बजाय? मात्रा प्रकार, भी है आकार और मूर्त प्रकार प्रकारता, और सी है प्रकार और मात्रा, और डी है आकार और किस्मत। देखिए 1 2 3 4 लिखा है, हम ABCD इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो पेपर में आता है ऑप्शन नंबर ए का ABCD 4 ऑप्शन देता है, ABCD में उसी को गोला करना होता है इसलिए। ठीक ना।
तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बच्चों का चिंतन जो वयस्क में से किससे भिन्न होता है। ठीक, तो सही बताइए, प्रकार और मात्रा में क्या होता है, भिन्न होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना। और चौथा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। ठीक ना, तो जहाँ उपहार की बात आई वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक ऑप्शन तो कट गया। ठीक, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देने के लिए स्पष्टीकरण देना है। भाई प्रश्न पूछना है तो उसको हम स्पष्टीकरण देंगे तब प्रश्न पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे नहीं, भाई गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए भाषण की कोई बातें नहीं, ये नकारात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी, परिपक्व होने से। सी, अनुकरण से। और डी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक ना, तो वाइगोस्की के अनुसार जो होता है वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि समाज में और के साथ जो होते हैं सामाजिकरण की क्रिया से बच्चे सीखते हैं। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन नंबर है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो बताइए कोलबर्ग का जो सिद्धांत है कौन सा है। तो ये जो है नैतिक विकास के चरण दिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों ने उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है। बी है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका से होता है। तीसरा है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चौथा है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित है। देखिए पुरस्कार और दंड है, तुरंत काट दीजिए। और तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक ना, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। इसका मतलब शिक्षार्थी जो है वो क्या कर रहे हैं, समूह में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं और शिक्षिका जा रही है बार बार उस समूह को देख रही है। प्रश्न नंबर 22 है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। दूसरा है एक अकेला और जातीय विचार। तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। चौथा है एक विशिष्ट योग्यता। तो देखिए जो बुद्धि होती है, आप लोग बताइए बुद्धि क्या है। तो देखिए ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि सामर्थ्यों का ये समुच्चय है। ठीक ना। प्रश्न नंबर देखेंगे 23, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कम महत्वपूर्ण, बी है अहम महत्वपूर्ण और सी है अति संवेदनशील और डी है निरपेक्ष। आदत बन गई ABCD का, 1 2 3 4 है। अब इसको अगले क्लास से हम ABCD ही करेंगे। ठीक ना, ताकि आसानी रहे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील होता है। ठीक ना, भाषा जो विकास होता है प्रारंभिक बचपन काल में अति संवेदनशील होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3।
प्रश्न नंबर 24 है, एक शिक्षिका। देखिए प्रश्न नंबर 24, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, जाति भेदभाव का यह परिचायक है। ठीक ना, ठीक बात है। दूसरा कह रहा है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। और चौथा है, लड़कियों पर लड़कों के जीव मन वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। तो देखिए शिक्षक क्या कर रहा है कि लड़के और लड़कियों के में जो भेदभाव के रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 25, आकलन क्या है? ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को लेबल करने जैसे नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बी है, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। और चौथा है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। और तीसरा है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। तो आकलन कैसा है बताइए? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सही हो जाएगा। ये देखिए तनाव की बात आ गई और दबाव की बात, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, ये प्रतियोगिता की बात आ गई तो ये भी गलत। और लेवल करना ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा बच्चों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। चौथा, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के लिए उपहार है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? समावेशन, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, अब पढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में। कह रहा है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अलग करना क्या हो जाएगा, नकारात्मक। समावेशन में समान होना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ये तो एकदम गलत है। तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये बात सही है। ठीक ना, एनसीएफ 2005 कहता है सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। दूसरा है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तीसरा है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाए। चौथा है, उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करते। देखिए अंतःक्रिया नहीं करते तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, उन्हें बहुत सा कार्य लिखने के लिए दिए भी गलत। ये अलग बैठाए गलत। तो बचा क्या, दूसरा, उन्हें विषय में अधिक जानकारी जुटाने के लिए प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले
चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता को पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, जैसे मूड स्विंग। दूसरा है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा है बी को डी पढ़ना, वाज को सा पढ़ना और 21 को 12 लिखना। चौथा है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियाँ। कह रहा है कि ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो देखिए, यह मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ये निर्योग्यता का, जैसे बच्चे क्या होते हैं पढ़ते रहते हैं तब तक दिमाग कहीं और चला जाता है, इनका मूड बदल जाता है कि अब नहीं पढ़ेंगे। किताब पढ़ने के लिए आए, किताब खोले, है नहीं पढ़ेंगे, चल रहे अब खेलने, ऐसे होता है ना। प्रश्न नंबर 29 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, जो आंशिक रूप से देख रहा है, ठीक ना। दूसरा है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, पहले ही गलत होगा क्योंकि उसके किसी काम की नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है, अलग। देखिए जो अलग की बात है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा ये नहीं कहता है। और चौथा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये नहीं शिक्षा देनी चाहिए, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। उसे विशेष प्रावधान देना चाहिए और नियमित विद्यालय में आने देना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। 2 है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। तीसरा है सीखने वाले के सहयोगों में से स्वतंत्र होता है। चौथा है सीखने वाले के सहयोगों से प्रभावित होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ठीक ना। सीखना क्या होता है, मान लो कोई सीख रहा है तो उसको देख करके वो बच्चा प्रभावित होगा, वो भी सीखने लगेगा। तो देखिए ये रहे 30 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को हल ज़रूर करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिए, ठीक ना।